आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा इंसिडेंट डिस्कस करने जा रही हूँ जिसको जानने के बाद एक देश के अंदर आग सी लग गई थी और एक रूल की डिमांड उठी थी, फिर से फांसी वाला कानून लागू किया जाए। एक ऐसा भयंकर केस जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि जिसे आप गूगल मत करिए। आमतौर पर केसेस जो होते हैं वो इतने ज़्यादा भयानक नहीं होते जितना कि ये भयानक है। मुझे आज की वीडियो को बनाते हुए बहुत ज़्यादा अंदर से रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो रही हूँ। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस केस को समझने के लिए हमें फिलीपींस के लापू लापू शहर में बने हुए मैटन गांव में जाना पड़ेगा। यहीं पर रहा करती थी 16 साल की क्रिस्टीन नाम की ये लड़की, देखने में बिल्कुल एक आम सी बच्ची जो अपने माता पिता के साथ इसी छोटे से गांव में अपने इस छोटे से घर के अंदर रहा करती। लोअर मिडिल क्लास में रहते हुए बेचारे माता पिता किसी तरीके से अपना भरण पोषण कर रहे थे, अपनी बेटी क्रिस्टीन को पाल रहे थे। क्रिस्टीन का स्कूल जल्दी ही पूरा होने वाला था और उसने अपने फ्यूचर प्लान बना रखे थे। आगे वो किसी कॉलेज में जाएगी, उसे क्या करना है, बड़े होकर क्या बनना है। इसके अलावा क्रिस्टीन अपने धर्म में भी बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। वो हर संडे शाम को 4 बजते ही अपने घर से बाहर निकलती और पास में ही मौजूद चर्च में जाती और वहाँ जाकर सेवा वगैरह करती, साफ सफाई करती और उसका बहुत ध्यान रखती। वहाँ जाकर वो ज़रूर प्रेयर करती और 8 बजे तक अपने घर वापस लौट आती। ये उसका हर हफ्ते का रूटीन बन चुका था और माँ बाप को भी इसके बारे में पता था, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। क्रिस्टीन के माता पिता ने बताया कि क्रिस्टीन को के-पॉप और ये BTS वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद था। एनिमल्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे। इन सब से उसका बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा था। दिन आ चुका था 9 मार्च 2019, संडे का वो दिन। वो अपने घर पर जैसे ही उठी तो माँ ने जाकर उससे कहा कि थोड़ी देर में बाजार से जाकर सामान वगैरह ले आओ। क्रिस्टीन अपनी माँ के साथ बाजार वगैरह गई। बाजार से वापस आकर उसने अपने के-पॉप वगैरह के कुछ एपिसोड्स देखे जो वो मिस कर चुकी थी पिछले कुछ दिनों में। वो एपिसोड्स को पूरा करके देखकर शाम को टाइम हो चुका था। शाम के जैसे ही 3:45 बजे उसने अपनी माँ को कहा कि मैं पास में ही जा रही हूँ। उसकी माँ को कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा तुम जाओ लेकिन टाइम से घर वापस आ जाना। क्रिस्टीन तकरीबन 3:45 बजे के आसपास घर से निकल गई, चर्च में गई। वहाँ जाकर उसने अपना काम किया जिसके लिए उसको वॉलंटियर रखा गया था। क्रिस्टीन को भेजने के बाद उसकी माँ अपने कामों में लग चुकी थी क्योंकि उसके पिताजी भी जल्दी घर पर वापस आने वाले थे, तो उसकी माँ खाना बनाने की तैयारी में लग चुकी थी। तकरीबन 7 बज चुके थे। क्रिस्टीन अभी तक घर पर नहीं आई थी। क्रिस्टीन की माँ को लगा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर तक आ जाएगी। तकरीबन 7:30 बज चुके थे। पिता भी घर पर आ चुके थे। तभी यहाँ क्रिस्टीन की माँ ने क्रिस्टीन के पिता को बताया कि क्रिस्टीन अभी तक चर्च से वापस नहीं आई। क्रिस्टीन के पिता ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तभी लगभग 8 बज चुके थे लेकिन क्रिस्टीन अभी तक घर वापस नहीं लौटी। ऐसे में क्रिस्टीन के माता पिता को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, जिसके बाद वो गाँव के लोकल लोगों से मिलकर क्रिस्टीन के बारे में पूछने लगे। उसको ढूंढना शुरू किया लेकिन किसी को भी क्रिस्टीन का कोई लोकेशन नहीं मिल रहा था। सभी लोगों ने आपस में डिस्कस करा क्रिस्टीन के माँ बाप से मिलकर कि क्यों ना हम पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवा दें। आखिर क्रिस्टीन गुम हो चुकी है और अभी तक घर वापस नहीं आई। लोग मिलकर वहीं लोकल पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस वालों को जाकर बताया इस तरह से क्रिस्टीन घर पर वापस नहीं आई है। वो 4 बजे घर से निकली थी, चर्च का नाम बोलकर गई थी लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आई, जबकि उसे 7:15 बजे के आसपास घर वापस आ जाना चाहिए था और अभी 9 बज चुके हैं। लेकिन यहाँ पर उसका कोई अता पता नहीं और हमने उसको हर जगह ढूंढने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं मिल रही है। पुलिस को इस बात पर छानबीन करनी चाहिए थी। ऐसा पुलिस ने कहा भी कि हम इसकी छानबीन करते हैं, आप चिंता मत करें। लेकिन पुलिस ने बहुत गलती करी। पुलिस भी उसी आसपास के गांव में ही उसको ढूंढने लगी जहां पर ऑलरेडी क्रिस्टीन के घर वाले और उसके आसपास के लोग उसको ढूंढ चुके थे। पुलिस बिल्कुल भी बाहर के एरिया में उसको ढूंढने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो इस केस को बहुत लाइटली ले रही थी। पूरी रात क्रिस्टीन के माँ बाप, आस पड़ोस के लोग साथ में ही थे पुलिस के और आसपास ढूंढते रहे लेकिन क्रिस्टीन का कुछ पता नहीं लगा। 10 मार्च की सुबह आ चुकी थी और उसी लोकल पुलिस स्टेशन में कॉल आता है और जैसे ही पुलिस वालों ने वो कॉल उठाया, एक्चुअल में वो कॉल यहीं के गाँव में रहने वाले किसान ने किया। जैसे ही वो सुबह उठकर अपने खेतों में गया
तो उसको ऐसा भयानक नज़ारा दिखाई दिया जिसको देखते ही उसने पुलिस को तुरंत कॉल करके बताया और वहाँ खेतों में पहुँचने को कहा और बताया कि यहाँ पर मुझे एक लाश पड़ी हुई मिली है, ये लड़की की लाश है, आप तुरंत आकर देख लीजिए। ये बात सुनते ही पुलिस वालों ने क्रिस्टीन के माता पिता को भी बुलाया। साथ में काफ़ी सारे लोकल गांव के लोग भी इकट्ठा होकर उसी जगह पर पहुंचे, उसी खेत में जा पहुंचे और वहां का हाल देखकर यकीनन सभी की रूह कांप उठी, क्योंकि जिस हाल में वो लाश पड़ी थी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि कोई किसी के ऊपर इतनी ज़्यादा बेरहमी कैसे दिखा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर एक लड़की की लाश मौजूद थी। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि बेचारी क्रिस्टीन लेग्यू की ही थी। सभी लोग उसे आइडेंटिफाई करने में लगे हुए थे, लेकिन किसी को भी सही से पहचान में नहीं आ रही थी। क्या ये सच में क्रिस्टीन ही है? क्योंकि क्रिस्टीन के शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। दिक्कत सिर्फ यहाँ तक नहीं थी, दिक्कत शुरू हुई कि क्रिस्टीन के फेस से, जी हाँ, जैसे ही लोगों ने उस लाश का फेस देखा तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था सच में किसी इंसान की लाश है या फिर कुछ और, क्योंकि यहाँ पर उस लाश का आधा चेहरा गायब था। उस लाश के चेहरे को किसी ने बहुत सटीकता से एक पिज़्ज़ा की स्लाइस की तरह बीच में से काट दिया था। जैसे ये चीज़ पुलिस वालों ने देखी तो उन्हें समझ में आ गया कि आखिर ये काम कौन कर सकता है, और सबसे पहले क्रिस्टीन के माता पिता को बुलाया गया। आसपास के जो कपड़े पड़े हुए थे और बच्चे की जो जीन्स पास में पड़ी हुई थी, उसी से अंदाज़ा लगाया गया कि क्रिस्टीन ही है। क्रिस्टीन के हाथों पैरों को देखकर भी यही लग रहा था। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में वो हमारी ही बेटी है या नहीं। पुलिस ने तुरंत एक एम्बुलेंस मंगवाई, लाश को एम्बुलेंस में लोड करवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। लाश का इतना बुरा हाल देखकर वहाँ पहले ही लोगों के अंदर गुस्सा फूटा पड़ा था, और गुस्सा तो असली फूटने वाला था। जी हाँ, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि न सिर्फ इस लड़की के चेहरे पर बहुत सटीकता से काटा गया है, बल्कि उसके सिर के अंदर बहुत सारा एसिड भी भरा गया है। सोच कर देखिए आप, जहाँ से उस लड़की का चेहरा काटा गया था उसके बाद उसके सिर में कुछ इस तरीके से हाथों से फाड़कर उसके दिमाग के अंदर एसिड भरा गया था। उसका दिमाग पूरे तरीके से एसिड से जल चुका था, उसका जबड़ा पूरे तरीके से एसिड से जल चुका था, उसकी ऊपरी त्वचा वो सारी की सारी एसिड से जलकर ख़त्म हो चुकी थी, गल चुकी थी। इतना ही नहीं, जिसने भी ये कांड किया था वो यही नहीं रुका, उसने इस लाश के गले को काटा, सटीकता से बहुत धारदार हथियार से काटकर, उसके बाद हाथों से फाड़कर उसके अंदर से काफ़ी सारे अंग गायब कर चुका था। जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, लोगों के अंदर भयंकर गुस्सा फूट चुका था कि आखिर कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता है, कोई इतना बेरहमी वाला कांड कैसे कर सकता है। हमने आज तक बहुत सारे मर्डर देखे हैं, लेकिन पहली बार इस तरीके का मर्डर देखा है। अब आप यहाँ वहाँ लॉ एंड ऑर्डर देखिए कैसे हो चुका था कि लोगों का गुस्सा कम करने के लिए वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि नहीं, लड़की के साथ बलात्कार नहीं किया गया, उसका रेप नहीं हुआ। पुलिस वालों ने अपने एक ऑफिशियल बयान में सामने आकर कहा कि यहाँ हमें दो पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं जिसकी वजह से ये कांड हुआ है। या तो हो सकता है किसी ने ये कांड काफ़ी ज़्यादा बलि वगैरह या कोई रिचुअल्स वगैरह पूरे करने के लिए किया हो और इसमें बेचारी क्रिस्टीन की बलि दे दी गई हो, या फिर ये हो सकता है कि किसी ने काफ़ी ज़्यादा नशा किया हो जिसकी हालत में उसे पता न लगा हो कि वो क्या कर रहा है, वो कैसी हैवानियत कर रहा है। उस बेचारी क्रिस्टीन के साथ ऐसा कांड कर दिया। लेकिन जैसे ही ये चीज़ लोगों ने सुनी, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, और ऑब्वियसली गुस्सा फूटना जायज़ भी था। मीडिया के अंदर ये बात बुरे तरीके से आग की तरह फैल चुकी थी। पूरे देश के अंदर ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। लोग सड़कों पर आ चुके थे जानने के लिए कि आखिर बेचारी क्रिस्टीन के साथ एक 16 साल की लड़की के साथ कोई कैसे कर सकता है, और आखिरकार है कौन। सरकार को इस केस के अंदर दखल अंदाजी देनी पड़ी। 2 मिलियन पैसों का एक इनाम रखा गया। जो भी इस केस को बढ़ाने में पुलिस की मदद करेगा उसको 2 मिलियन करेंसी वहाँ की सरकार की तरफ से दी जाएगी। लेकिन यहाँ भी पुलिस वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में लोग 2 मिलियन के लालच में उठकर सामने आ रहे थे और किसी का भी नाम लगा रहे थे कि जनाब इसने किया है, कि जनाब इसने किया है, इसको आप तुरंत अरेस्ट कर लीजिए। इसको क्रिस्टीन के साथ देखा गया है, वह क्रिस्टीन के पास ही मौजूद था। ऐसे ऐसे लोग किसी के भी ऊपर आकर इल्ज़ाम लगा रहे थे बिना किसी सबूत के,
लेकिन जब पुलिस को उनको अरेस्ट करने का बयान लेने की बारी आती तो उनको कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता। उस टाइम पर वहाँ की सरकार ने इस केस को वहाँ की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनबीआई के हाथों में ये केस को सौंपा। जैसे ही केस को संभाला उन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया और आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करा। सबसे पहले वो उसी चर्च में गए ये देखने के लिए कि क्या सच में क्रिस्टीन चर्च आई थी या नहीं, वहाँ उसने आकर सेवा वगैरह की या नहीं। जैसे ही वो चर्च में पहुंचे वे उसकी लुक बुक चेक करने लगे। क्रिस्टीन की एंट्री थी, एग्जिट का भी टाइम लिखा हुआ था, तकरीबन 6:15 के आसपास। अब इतनी जल्दी एग्जिट क्यों किया जबकि उसे वहाँ से 7 बजे के आसपास निकलना चाहिए था, ये अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, जब एनबीआई सीसीटीवी वगैरह को खंगाल रही थी तब यहाँ उनको एक फुटेज हाथ लगी जिसके अंदर क्रिस्टीन एक रोड के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी मौजूद था। अब ये व्यक्ति कौन था, इसकी पहचान लगा पाना पुलिस वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि इसका शरीर सीसीटीवी में सिर्फ उल्टी तरफ से यानी बैक साइड से दिखाई दे रहा था। इसकी शक्ल दिख नहीं पा रही थी। लोगों ने पहचान तो लिया कि ये लड़की क्रिस्टीन है, लेकिन ये लड़का कौन है अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। और बदकिस्मती से बेचारे क्रिस्टीन को इस सीसीटीवी फुटेज में अंतिम बार जिंदा देखा गया। खैर, इस केस की जांच करते हुए पुलिस वाले जब पिछले केस को खंगाल रहे थे, पिछले रिकॉर्ड्स को खंगाल रहे थे कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, तो उनको एक योनिस नाम के एक व्यक्ति के बारे में पता चला। एक्चुअल में योनिस इसी लुपालुप सिटी में काफ़ी सालों पहले उसने एक मर्डर किया था और उसकी सज़ा काटकर वो जेल से अभी बाहर आ चुका था। और जैसे ही पुलिस वाले उस योनिस के पास पहुंचे तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको पुलिस स्टेशन लाया गया। उसकी अच्छे से सेवा की गई। सेवा करते करते वो यही बोल रहा था कि जनाब, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, आप किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, मैं पहले मर्डर वाले दिन मैं अपने घर पर था, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। योनिस ने कहा कि सुबह से शाम तक मैं नौकरी कर रहा था और उसके बाद मैं अपने घर पर आ चुका था, आप चाहे तो मेरे बॉस से जाकर पूछ सकते हैं। जब बॉस से पूछताछ की गई तो बॉस ने भी यही कहा कि 9 मार्च के दिन वो शाम तक मेरे पास में ही था और उसके बाद वो घर जा चुका था। जब पुलिस वालों को कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले तो उन्हें योनिस को छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत पुलिस वालों को मिल ही नहीं रहा था। तब यहाँ पुलिस वालों ने क्रिस्टीन के माता पिता से पूछताछ करनी शुरू करी कि एक्चुअल में पुलिस वाले क्रिस्टीन की हिस्ट्री जानना चाह रहे थे कि आखिर क्रिस्टीन का अभी तक कैसी जिंदगी रही है, कौन कौन उसकी जिंदगी में आया है, क्रिस्टीन के साथ इतनी बेदर्दी से दुश्मनी किसने निकाली है। तब यहाँ क्रिस्टीन के माता पिता ने पुलिस वालों को बताया कि हमें तो उतना ज्ञान नहीं, क्रिस्टीन किससे बात करती थी और किससे नहीं, उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें देखना पसंद था और ये उसका मोबाइल है, आप खुद ही देख लीजिए। मोबाइल डिटेल्स की जाँच करनी शुरू की गई तो उन्हें पुलिस वालों को एक नंबर दिखाई दिया और एक्चुअल में ये नंबर जॉन नाम के लड़के का था। ये जॉन कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन का एक्स बॉयफ्रेंड ही था और हाल में ही क्रिस्टीन का जॉन के साथ ब्रेकअप हो चुका था। तो जैसे ही पुलिस वालों को जॉन के बारे में पता चला तो उनके माइंड में ख्याल आया कि हो सकता है क्रिस्टीन से उसने बदला लेने के लिए उसका ये हाल करा हो। तो ऐसे में पुलिस वाले सीधा जॉन के घर गए, उसके घर में छापा मारा, उसको तलाशा और सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आ गए। उससे पूछताछ करने लगे, अच्छे से उसकी सेवा करी, बट उसने कुछ नहीं बोला। वो बार बार यही बोल रहा था कि जनाब, मैं उस दिन पूरा दिन अपने घर पर था, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप मेरे घर वालों से पूछ लीजिए, आस पड़ोस से पूछ लीजिए। लेकिन पुलिस वालों ने एक भी नहीं सुनी। बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी सबूत के उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा डाला, उसके ऊपर आरोप साबित कर दिए, वो भी कोर्ट के अंदर। सोच कर देखिए, आप उसको कोर्ट में पेश किया गया, चार्जशीट यहाँ प्रॉपर बन चुकी थी, जो भी किया गया इस जॉन ने किया है। लेकिन जॉन के माता पिता बार बार बोल रहे थे कि 9 तारीख को वो यहीं पर थे, जॉन उनके साथ ही था, आसपास के लोगों ने भी ये देखा, तो फिर वो ये मर्डर कैसे कर सकता है। लेकिन पुलिस वाले किसी भी चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जल्द से जल्द इस केस को बंद करना चाहते थे ताकि उनके सिर से ये सिरदर्दी हटे। और ऊपर से मीडिया का प्रेशर बन चुका था, सरकार का प्रेशर बन चुका था। वो किसी भी तरीके से इस प्रेशर से छुटकारा पाना चाहते थे और इसी छुटकारा पाने के चक्कर में उन्होंने जॉन को अंदर भी डाल दिया। लेकिन जैसे ही जॉन को सजा हुई उस टाइम पर लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क गया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जॉन शायद सच बोल रहा है और उसने ये काम नहीं किया, क्योंकि ये काम कोई ऐसा कर सकता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। क्रिस्टीन के प्रति लोगों का गुस्सा देखते हुए ना सिर्फ कोर्ट को बल्कि एनबीआई को भी अपना फैसला बदलना पड़ा
और जॉन के ऊपर से लगाई गई मर्डर की सारी धाराएं हटा दी गई और उसको जेल से भी बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही जॉन बाहर आया तो उसके माता पिता ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी क्रिस्टीन के माता पिता को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद अगर जॉन है तो ये छूट चुका है। 2 अप्रैल 2019 का दिन आ चुका था। तकरीबन अभी तक इस कांड को हुए 22-23 दिन बीत चुके थे और फाइनली 2 अप्रैल के दिन एक बार फिर से क्रिस्टीन की बॉडी को कब्र से बाहर निकाला गया। उसकी सेकंड ऑटोप्सी की गई और इसमें सामने आया कि ना सिर्फ क्रिस्टीन का मर्डर हुआ है बल्कि उसके साथ बार बार रेप भी किया गया है। और जैसे ये चीज़ लोगों ने सुनी, लोगों का गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया और अब वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस वालों के खिलाफ इतना ज़्यादा गुस्सा उनका बढ़ चुका था, पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने को भी डर रहे थे, कहीं बाहर जाए तो वो भीड़ उनको मार ना डाले। ज़रा सोच कर देखिए, बेचारी क्रिस्टीन के साथ ना सिर्फ रेप किया गया बल्कि बार बार उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर धारदार हथियार डालकर हथियारों को कई बार घुमाया गया, जिससे बेचारी क्रिस्टीन के इंटरनल ऑर्गन अंदर से ही कट चुके थे। यहाँ क्रिस्टीन को ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी और ये सब तब तक हुआ जब बेचारी क्रिस्टीन जिंदा थी। और इससे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जब उसके सिर को काटा जा रहा था उस टाइम भी क्रिस्टीन जिंदा थी। और अब यहाँ पर सोच कर देखिए कि बेचारी क्रिस्टीन को कितना दर्द हो रहा होगा, वो कैसे खुद को संभाल रही होगी, क्या फील कर रही होगी। फास्ट फॉरवर्ड टू 21 अप्रैल 2019 यानी कि 21 अप्रैल 2019 का दिन आ चुका था और लपो लपो शहर के एक दुकान के अंदर दिन दिहाड़े चोरी की गई। और किस्मत की बात ये थी कि दुकानदार उसी टाइम पर दुकान में मौजूद था और उसने चोर को देख लिया था। जैसे ही वो चोरी का सामान चुरा कर भाग रहा था, वहाँ से दुकान वाला भी उसके पीछे पीछे भागा। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि वहाँ के लोकल लोगों ने उस टाइम पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उसे पकड़ लिया और तुरंत ही पुलिस को बुलाया गया। पुलिस वालों ने चोर को मौके से अपने कब्जे में ले लिया, उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। उसने अपना नाम रोनाटो बताया और साथ ही बताया कि वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से चोरियां करता आ रहा है। पुलिस वालों ने उसको रिमांड पर लिया और 22 अप्रैल के दिन जैसे ही उसका रिमांड शुरू किया गया, उसे सख्ती से उसकी पूछताछ की गई। तो यकीन मानिए, इस 22 अप्रैल के दिन जो रोनाल्डो ने पुलिस वालों को बताया, उसे सुनकर पुलिस वालों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिसको पूरे देश कब से ढूंढ रहा था वो पुलिस के सामने मौजूद था। थोड़ा सा पीछे चलते हैं इस केस से और बात करते हैं फरवरी 2019 की। जब फरवरी 2019 में क्रिस्टीन का अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ जैसे ही ब्रेकअप हुआ, उसके बाद क्रिस्टीन खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा उदास थी, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगी। और तभी क्रिस्टीन फरवरी 2019 के मिड में अपने फेसबुक फीड को स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था सीजे डियाज वांट्स टू सेंड फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट। जी हाँ, सीजे डियाज नाम के एक लड़के ने क्रिस्टीन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और जैसे ही फ़ोन चलाते चलाते क्रिस्टीन ने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखा और उसके ऊपर क्लिक किया, उसकी प्रोफाइल वगैरह देखी कि आखिर ये चटपटा सा बंदा कौन है। क्रिस्टीन को वो लड़का बहुत अच्छा लगा, उसने तुरंत ही उसकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद सीजे डियाज की तरफ से हाय हेलो मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। क्रिस्टीन ने भी उनका रिप्लाई करना शुरू कर दिया। इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी, तो सामने मिलने का प्रपोजल रखा गया कि अब एक दूसरे से हम इतने क्लोज आ चुके हैं तो जल्दी ही मिलना होगा। क्रिस्टीन ने भी हाँ कर दिया और फाइनली 9 मार्च 2019 का शाम का टाइम उन्होंने फिक्स किया। शाम को इस समय चर्च के बाहर मिलेंगे। क्रिस्टीन शाम के जैसे ही 4 बजने वाले थे अपने घर से बाहर निकलती है और उस चर्च में जाकर साफ सफाई वगैरह सारी चीज़ें करती है, जो उसकी लॉग बुक में एंट्री भी करी। तकरीबन 6 बजे के आसपास वो चर्च से बाहर आ चुकी थी। उसने बाहर आते ही अपना फ़ोन निकाला और फेसबुक पर अपने दोस्त सीजे डियाज को मैसेज करना शुरू कर दिया कि मैं चर्च के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ पर हो। ज़्यादा देर ना करते हुए क्रिस्टीन के पास से मैसेज आया, तब मैं भी चर्च के बाहर ही खड़ा हूँ। जैसे ये चीज़ क्रिस्टीन ने पढ़ी, इधर उधर देखने लगी कि आखिर कहाँ है। तब एक 43 साल का आदमी क्रिस्टीन को देखकर उसे हाय करने लगा। ये देखकर क्रिस्टीन बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि मैं तो यहाँ पर किसी और से मिलने आई हूँ, बट ये
इतना बूढ़ा और बुजुर्ग आदमी मुझे हाई क्यों कर रहा है। वो आदमी धीरे धीरे चलकर क्रिस्टीन के पास आया और उसे सामने से हेलो करने लगा। अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन क्रिस्टीन ने उसे हेलो करने से मना कर दिया। क्रिस्टीन ने उससे कहा, तुम आखिर हो कौन? और मैं यहाँ किसी और से मिलने आई हूँ। जिसके पलट में उस 43 साल के आदमी ने कहा कि वही मैं हूँ जिससे तुम मिलने आई हो। तुम इतने टाइम से मुझसे ही बातें कर रही हो। ये चीज़ क्रिस्टीन ने देखी, वो एकदम से हैरान रह गई कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जिससे बातें करती थी वो तकरीबन 23-24 साल का लड़का था और तुम तो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति लग रहे हो। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। उस टाइम पर दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो चुकी थी। मामला काफ़ी गर्म हो चुका था। ऑब्वियसली जिससे अभी तक क्रिस्टीन बातें करती आ रही थी, सीजे डियाज, वो एक फेक आईडी थी और ये फेक आईडी किसी और ने नहीं बल्कि उस रोनाल्डो ने ही बना रखी थी। रोनाल्डो यहाँ पर सीजे डियाज बनकर बेचारी क्रिस्टीन से अभी तक बातें करता था, उसकी फीलिंग के साथ खेल रहा था। खैर, दोनों के बीच में तू मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। यहीं से क्रिस्टीन अपने उस शहर से बाहर निकलकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगी। सीजे डियाज उफ रोनाल्डो ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो क्रिस्टीन के साथ उसके साइड में चलता रहा और जो सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आया है, इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि रोनाल्डो खुद मौजूद था। वो बार बार क्रिस्टीन को यही समझा रहा था कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मुझसे गलती हुई है, मैंने तुमसे फेक आईडी बनाकर बात करी, लेकिन मेरी फीलिंग बिल्कुल ट्रू है। जरा आप सोच कर देखिए, इतना अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसके पहले ही 4 बच्चे मौजूद हैं, उसकी शादी हो चुकी है, 43 साल की उम्र है और वो ये कह रहा है कि दिक्कत क्या है। रोनाल्डो को काफ़ी बार पुलिस वालों ने उठाया था, सिर्फ और सिर्फ नशे के पर्दों के लिए। उसका सिर्फ काम ही यही बन चुका था कि सुबह से शाम होते ही अलग अलग तरीके की नशों की इस्तेमाल करना और उसे पीकर कोई ना कोई कारनामे अंजाम देना। उसका पुलिस स्टेशन में आना जाना लगा रहता था। खैर, घर जाते जाते वो बार बार क्रिस्टीन को समझा रहा था कि तुम मुझसे मिलो और मुझसे बातें करो, तुम मुझसे ऐसा गुस्सा होके मत जाओ। एक पॉइंट पर आकर क्रिस्टीन और उसके बीच में फिर से रास्ते में रुककर आपस में लड़ाई होनी शुरू हो गई। लेकिन यहाँ रोनाल्डो एक्चुअल में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा गुस्से में था और काफ़ी ज़्यादा उसने स्ट्रॉन्ग नशा किया हुआ था। इसी के चलते उसे नशे में कुछ समझ नहीं आया और वो क्रिस्टीन के साथ कैसे डील करे, वो कैसे क्रिस्टीन को घर जाने दे। क्रिस्टीन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस आदमी से पीछा छुड़ाकर अपने घर समय पर पहुंच रहा है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा हो चुका था, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। उसने जैसे ही क्रिस्टीन का हाथ पकड़ा, एक बहुत ही पतली सी गली से होते हुए क्रिस्टीन को साइड में ही मौजूद खेतों की तरफ लेकर गया और वहां जाकर उसके साथ न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि अपने पास रखे हुए एक बहुत ही धारदार चाकू के साथ उसका ये हाल कर दिया। ना सिर्फ उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर बल्कि 20 से भी ज़्यादा बार चाकू मारे गए, जिससे बेचारी क्रिस्टीन के इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसके बाद उसका एक तरफ का फेस का साइड बिल्कुल उसने काट दिया। ये सारा कांड करने के बाद रोनाल्डो नहीं रुका। उसको डर था कि इस हालात में वो क्रिस्टीन की पहचान हो सकती है, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए, उस क्रिस्टीन की पहचान को मिटाने के लिए बेचारी क्रिस्टीन की लाश को वहीं पर छोड़कर अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अपने घर चला गया। वहां जाकर उसने अपने कपड़े वगैरह बदले और पास की ही दुकान पे उसने एसिड वगैरह खरीदा। एसिड खरीद कर वो वापस उसी खेत में गया। अब सोच कर देखिए, उसने बेचारी क्रिस्टीन के सर को पकड़ा, उसके अंदर एसिड भरना शुरू करा ताकि सर गल जाए और बेचारी क्रिस्टीन की पहचान ना हो सके। जैसे ही पुलिस वालों ने उसका ये बयान सुना, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि आदमी कैसे कर सकता है। खैर, अगले दिन पुलिस वालों ने उसे कोर्ट में पेश किया। उसके घर से वो खून वाले कपड़े बरामद किए गए जिसको पहनकर उसने वो कांड को अंजाम दिया था और फाइनली कोर्ट में उसके खिलाफ केस चल रहा है। वो दिन आ चुका था 25 मई 2019 का। सुबह सुबह पुलिस वाले जैसे एक सेल को चेक कर रहे थे और जैसे ही वो रोनाल्डो येनिस में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो रोनाल्डो अपनी सेल के अंदर मरा हुआ है। जी हाँ, उसने अपने आप को वहीं पर फांसी लगा ली थी। पुलिस वालों ने दुनिया के सामने ये आकर कह दिया कि रोनाल्डो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब कैसे नहीं रहा? क्या सच में उसने अपने साथ ऐसा कांड किया, या फिर हो सकता है कि आप सारे समझदार हैं, बाकी तो क्योंकि पूरे देश का गुस्सा उसके ऊपर फूट ही पड़ा था। खैर, उसको सज़ा नहीं हुई, लेकिन हाँ,
पूरा देश इकट्ठा हो चुका था और वो सरकार से डिमांड कर रहा था कि जो कानून, मृत्युदंड का जो कानून बहुत पहले वहाँ पर था बट आज नहीं है, वो दोबारा से शुरू किया जाए। कोई इतना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, उसको डेथ सेंटेंस यानी मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। लेकिन इस कांड को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए पूरे देश इकट्ठा होकर सरकार के सामने गुहार लगाई। एक बार फिर से मृत्युदंड का प्रावधान शुरू किया गया। खैर, ये बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली स्टोरी थी। बेचारी क्रिस्टीन, जिसकी उम्र सिर्फ 16 की थी, उसने क्या ही देखा अब जिंदगी में। उसका आने वाला अभी फ्यूचर पड़ा था पूरा का पूरा, लेकिन उससे पहले ही वो एक राक्षस के हाथों में फंस गई और सिर्फ इस गलती की वजह से उसने किसी अननोन पर, जो कि सोशल मीडिया पर मिला था, उस अननोन पर विश्वास करा। ऑनलाइन में ही उसके साथ थोड़ी क्लोज हो गई और उसे मिलने का प्लान बना लिया, ये बिना जाने कि आखिर सामने वाला कौन है। आज के टाइम में अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो जितने बेनिफिट्स इसके हैं उतने साइड इफ़ेक्ट भी इसके हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप कभी किसी से मिलते हैं तो कभी किसी पर विश्वास ना करें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। हमेशा अपने साथ किसी ना किसी को ज़रूर रखें, क्योंकि ये ज़माना दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बिना किसी वजह से दूसरे का खून खराबा ऐसे कर देते हैं जैसे कोई इंसान की कीमत ही ना हो। अगर आपको मेरी रियल स्टोरीज पसंद आती है तो अपनी ईशा की वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं कल कुछ नहीं ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।